नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर एनपी सिंह और आप सभी का जीविता टीवी चैनल पे स्वागत है। और आप सभी लोग आज उपस्थित हैं वैदिक नेचर क्योर के इस नए सत्र में, जो कि पार्वती विद्यापीठ और पार्वती विद्यापीठ वैदिक वर्सिटी के 25 वर्ष होने के उपरांत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इस नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा विषय है वैदिक नेचर क्योर के अंदर नाड़ी। नाड़ी मतलब जो हमारी 72,000 नाड़ियों की बात होती है, उन नाड़ियों में जो मुख्य नाड़ियां हैं या जिन नाड़ियों के रूट या कोर्स पता है, उनको लेके हम लोग चर्चा करेंगे और उनका हमारे स्वास्थ्य और रोग पे क्या प्रभाव पड़ता है उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक धन्यवाद देना है कि आप लोगों ने इस पिछले इस सत्र को बड़े ध्यान से सुना है और हर चीज़ को अपने अपनी जो भी आपकी रिस्पॉन्स रही है आपने भेजा है, उस सभी के लिए धन्यवाद। और ये कार्यक्रम जैसे ही समाप्त हो रहा है उसके बाद आप सभी को, जिन लोगों ने भी रिस्पॉन्स दिया है, उसके ई सर्टिफिकेट आपको मिलेंगी और 3 सवाल आज भी पूछे जाएंगे। इस बीच जो पिछले 2 सत्र हुए हैं पंचकोश के और पंचप्राण के, तो कई लोगों ने उसमें जाहिर की है कि उस चिकित्सा को या उस पूरी पद्धति को थोड़ा डिटेल्स में सीखना चाहते हैं, तो उसके कार्यक्रम संभवतः जुलाई अंत या अगस्त में हम लोग आरंभ करेंगे। और उसकी भी सूचना रहेगी, या जिस मेल से आपको ये सूचना मिल रही है उस मेल पे जो जो भी लोग पाठ्यक्रम को ज्वाइन करना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं। और फिर तब पंच प्राण और पंच कोश को डिटेल में समझेंगे और उसको किस तरह मनुष्य के शरीर और स्वास्थ्य के साथ जोड़ के काम करेंगे वो समझ पाएंगे। तो विधिवत वो पाठ्यक्रम हम लोग करेंगे और उस तब ये एक सेशन में जो आपने सुना है शायद उसको हम लोग और डिटेल्स में उस पर चर्चा करेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड हो उसमें ज़रूर भागीदारी करें। फ़ी भी जो भी होगी नॉमिनल होगी, उसके लिए वो हम लोग सब लोग निर्णय लेके जैसा होगा आपको सूचित कर देंगे जो जो इंटरेस्टेड होंगे। बहुत जल्दी उसकी सूचना भी जाएगी। लेकिन अब हम लोग विलंब ना करते हुए अपने विषय पर आए, नाड़ी। हालांकि नाड़ी का मतलब जो हम लोग जनरली समझते हैं, जो हम लोग पल्स चेक करते हैं हाथों में, उस पल्स को ही समझते हैं नाड़ी। जनरल भाषा में लोग यही समझते हैं कि हमने पल्स चेक किया या पल्स क्या कह रहा है। लेकिन यहाँ जो मैं नाड़ी की बात करने जा रहा हूँ, जो भारतीय परंपरा में या वैदिक परंपरा में जिस नाड़ी की बात की जाती है, और उस नाड़ी को कहा जाता है कि वो एक रूट है। नाड़ी मतलब कोई ये नहीं है कि कोई ब्लड वेसल्स या नर्व नहीं है, बल्कि एक रूट है जिसके थ्रू से प्राण का प्रवाह होता है या एनर्जी का प्रवाह होता है। आज की मॉडर्न साइंस की भाषा में करें तो एनर्जी का प्रवाह होता है, या हमारे जीवन की जो ऊर्जा है जो जीवन को परिचालित कर रही है वो उसके प्रभावित होती है। अब आप मानिए कि आज की जो विज्ञान की भाषा है, या पहले भी जो है कि एनर्जी जो है सूक्ष्म है। सूक्ष्म है यानी कि मतलब एनर्जी कोई स्थूल नहीं है कि उसका एक रूट पूरी तरह बांध दिया जाए कि एक नली है उसी के माध्यम से जाएगी, नहीं। क्योंकि एनर्जी चूंकि ऊर्जा है तो उसको कहीं ना कहीं सर्किल में बांधा नहीं जा सकता। जैसे लाइट भी जाती है, तो जैसे मैंने पिछले किसी एपिसोड में कहा था कि जितना दूर जब लाइट जाती है, अगर हम टॉर्च जहाँ से करते हैं और उसकी रोशनी जितना दूर पे करेंगे तो उसका सर्किल उतना ही बड़ा होगा, और जितना नज़दीक करेंगे सर्किल उतना कम होगा। और फिजिक्स की बात में इसको कहते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन, कि जो लाइट डिफ्रैक्ट कर रही है जितना दूर जाएगी लाइट के पेरिफेरल रे डिफ्रैक्ट करते हैं। यानी ऊर्जा भी जब प्रवाहित होती है तो धीरे धीरे जब जाएगी तो कहीं ना कहीं जिस सोर्स से उतरती है वो अपने आप को फैलाएगी, या वो पूरे एरिया को जहाँ है जिस कोर्स में हम कहते हैं शायद उससे भी ज़्यादा एरिया को कवर करेगी या प्रभावित करेगी। जैसे आप मान लीजिए अगर हीट आप करते हैं या कोई चीज़ गर्म करते हैं, तो हीट जहाँ हो रही है वहीं तो दिख रही है कि वहाँ कुछ चीज़ जल रहा है, गर्म हो रहा है। लेकिन जो उसके अंदर से जो ऊष्मा निकलती है, जो हीट है एनर्जी के रूप में होती है, उसका एहसास दूर तक होता है। लेकिन वो शायद आग या आग का प्रभाव, आग उतना दूर तक नहीं जाता, लेकिन उस आग के अंदर जो ऊष्मा होती है, उस आग जहाँ दिखती है उससे कहीं दूर तक जाती है, यानी कि उसके अंदर की जो एनर्जी है वो प्रवाह करती है। यानी हमारी भी जो शरीर के अंदर जो ऊर्जा है उसका एक कोर्स बताया गया है कि यहाँ से चलती है, इस रूट से चलती है। लेकिन
वो उसका प्रोसेस है कि उस रूप में जाती है, लेकिन जब जाएगी तो उसका भी डिफ्रैक्शन या प्रवाह आसपास जहाँ तक वो ऊर्जा की गति होगी या ऊर्जा की जो क्षमता होगी उसके अनुरूप वो ऊर्जा अपने आसपास के कितने बड़े एरिया को प्रवाहित कर सकती है या उसको प्रभावित कर सकती है। सिर्फ जिस कोर्स को हम देख रहे हैं, जिस रूट को हम देख रहे हैं कि इस रूट से जा रही है, वहीं तक नहीं होती, बल्कि जिस रूट से प्रवाहित हो रही है उसकी जो क्षमता है, उसकी जो शक्ति है, उसके अनुरूप वो कितने बड़े एरिया को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मूवमेंट या जब वो प्रवाहित हो रही है उस समय वो कितने बड़े एरिया को या शरीर के कितने बड़े जगह को वो कहीं ना कहीं अपनी इस ऊर्जा से प्रभावित कर रही है, ऊर्जा का प्रभाव छोड़ रही है। तो ये है कि जब आप अपने प्राणिक शक्ति को या प्राणिक ऊर्जा को जब साधते हैं, जो कहा जाता है ऋषि मुनियों को, तो अगर साध लेते हैं यानी ऊर्जा के प्रवाह को इस तरह आप अपने अंदर नियंत्रण में ले लेते हैं कि जब उसको रेगुलेट करते हैं, उसका जो प्रवाह होता है, तो शरीर के शायद बहुत ज़्यादा दूर तक या शरीर के बाहर तक भी आप महसूस कर सकते हैं। ये चीज़ है। तो आज हम लोग करें, जैसे कि शास्त्रों में तो कहा गया है 72,000 नाड़ियाँ, लेकिन और वो नर्व नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है, कहा जाता है कि ऊर्जा के प्रवाह का एक है। यानी ऊर्जा प्रवाह एक जगह से भी होती है तो वो कहीं से भी उसका प्रभाव आसपास बहुत जगह तक छोड़ती रहती है। तो ये 72,000 का आंकड़ा है जिसके बारे में शास्त्रों में है, लेकिन अभी तक कोई उपलब्ध ऐसा टेक्स्ट नहीं है कि वो 72,000 नाड़ियों का शरीर के अंदर कहाँ से शुरू होकर कैसे कैसे जाती है। संभवतः उस रूप में नहीं, लेकिन कुछ नाड़ियों के कोर्स पता है कि कहाँ से कहाँ कैसे हैं। जैसे उसमें मुख्यतः 3 ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के बारे में मालूम है कि ये 3 नाड़ियाँ कैसे जाती है, कहाँ जाती है, लेकिन इसके अलावा और भी है। वो नाड़ियाँ भी जाती हैं और शरीर के अलग अलग हिस्सों में प्रवाहित करती हैं और उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। लेकिन हम लोग चूँकि 3 नाड़ियों को लेके ही ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि ये 3 नाड़ियाँ उन 14 में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, या यूँ कहें कि वो कहीं ना कहीं शरीर के हर भाव को या हर फिजियोलॉजी को प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभावित करती है, इसलिए हम उसी को ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं। लेकिन जब आप इस कोर्स में जाएंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा समझा जा सकता है कि हम लोग मूर्खता, अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं कि एक और चिकित्सा पद्धति है जिसको हम लोग आकुपंक्चर कहते हैं। आकुपंक्चर में भी मेरिडियन की बात होती है कि उसमें भी उसके ऊर्जा का प्रभाव, जो चूँकि उसका आज की तारीख में आकुपंक्चर का जो दर्शन है वो चाइनीज़ दर्शन के आधार पे, इसलिए उसमें प्राणिक ऊर्जा को वो लोग छी के नाम से उच्चारित करते हैं और उसमें प्रभावित होती है, तो उसमें वो 14 करते हैं। लेकिन हमारी जो 14 नाड़ियाँ जो अभी तक जिसके कोर्स के बारे में अलग अलग जगहों पे उल्लेख है कि वो कैसे किस किस शरीर के किन भागों से गुजरती हैं, वो थोड़ा उनसे अलग है और उनसे थोड़ा कहीं नहीं ज़्यादा गहरी है। क्योंकि यहाँ पे अगर मूलतः जब हम अपने नाड़ियों को या इस धारा से करेंगे तो पहले नाड़ियों को मुख्यतः 2 भागों में हम लोग भाग करते। एक तो प्रणवाह नाड़ी होती है और एक मनोवाह नाड़ी, यानी जिसमें प्रणव का प्रवाह है, यानी कि प्राण का मुख्यतः दोनों में ही है, लेकिन एक जो है प्राणिक फंक्शन को ज़्यादा करती, यानी टोटल फिजियोलॉजिकल फंक्शन को करती है, जो कि प्राण के माध्यम से हमारे शरीर के अलग अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं उसको करते हैं। यानी जो भी क्रियाएं होती हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या शरीर को जीवन को चलाने के लिए भौतिक जो शरीर में क्रियाएं होती हैं जो दिखती हैं वो है। और एक है मनोवाह नाड़ी, यानी कि जो पूरी पूरी साइकोलॉजिकल फंक्शन है। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन और साइकोलॉजिकल फंक्शन दोनों को 2 भागों में भागा गया कि मुख्यतः अब हमारी नाड़ियां हैं, यानी कि जब हम नाड़ियों की बात करते हैं तो पहले पूरे शरीर को इस भाग में भागें कि प्रणवाह और मनोवाह, यानी हमारी परंपरा शुरू से ही शरीर के वो भौतिक शरीर को सामने रख के उसके पीछे के प्राण और उसके पीछे के साइकिक दोनों एनर्जी को साथ लेके चलती है। अब यहाँ पर अगर हम पिछले एपिसोड की बात करें तो जैसे हम लोगों ने प्राणमय कोश और मनोमय कोश की बात की थी, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं, या मनोमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश में जाते हैं, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं अब ये बात है कि जो नाड़ियाँ भी हैं वो हमारे शरीर के अंदर इस दोनों फंक्शन को, जो भी शरीर के अंदर जो प्रवाहित हो रही है नाड़ियाँ, वो कहीं ना कहीं 2 स्तर पे काम करती हैं, या
एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, ये समझना है। तो एक हो गया हमारा प्रणवाह नाड़ी जो हमारी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को करती है, और इसमें मुख्यतः माना जाता है कि पैरासिम्पैथेटिक सिम्टम, आज की जो अगर मेडिकल सिस्टम की भाषा में करें तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और मनोवाह नाड़ी जो कि आज की मेडिकल भाषा में कहें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन आने वाले समय में शायद इस पर और गहन अध्ययन हो और ये समझा जाए, या अभी भी लगता है कि ये डिनोट कर देना कि ये पैरासिम्पैथेटिक है या सिंपैथेटिक है, नहीं, ये हम रिजेंबल कर रहे हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए आज के मॉडर्न साइंस के हिसाब से रिप्रेजेंट करने के लिए बात कहती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रणवाह और मनोवाह नाड़ी उससे कहीं ज़्यादा गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रणवाह और मनोवाह नाड़ी की बात करते हैं तो जैसे ईड़ा पिंगला है और सुषुम्ना है, ये मुख्यतः, विशेषकर ईड़ा पिंगला मुख्यतः दोनों में ही है। यानी ईड़ा प्रणवाह नाड़ी भी है और आपकी मनोवाह नाड़ी भी है, पिंगला भी वही है। यानी ये आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रही है या उसको रेगुलेट कर रही है, या साइकोलॉजिकल फंक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये आपको समझना है कि कब हमारे शरीर के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को ये नाड़ियाँ रेगुलेट कर रही है और कब साइकोलॉजिकल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, या अब जब आप स्वस्थ हैं या स्वस्थ ना हो के कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इलनेस की तरफ हो रहे हैं या अस्वस्थता की तरफ आपका शरीर या मन जा रहा है, तो उस समय जो भी हो रहा है वो फिजियोलॉजिकल स्तर पे हो रहा है, यानी कि प्राणिक स्तर पे, फिजियोलॉजिकल फंक्शन के स्तर पर, या आपके साइकिक लेवल पर या मन के लेवल पे। और जब हो रहा है उस समय ईड़ा पिंगला का रोल क्या है, फिजिकल स्तर पर है या मेंटल स्तर पे है। तो ये बहुत सूक्ष्म और गंभीर है जो कि हमारी परंपरा में, वैदिक परंपरा में बात है। और इसको जब आप एक शरीर के हिसाब से या शरीर के फंक्शंस के हिसाब से, या यूँ कहें कि एक मनुष्य के जो उसका स्वस्थ और अस्वस्थता के बीच की स्थिति है, उसमें समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कारगर होगी जब आप इस चीज़ को समझेंगे। तो मान लीजिए कि पहले तो हम लोगों ने मोटे स्तर पर ये पहले भाग किया, दो नाड़ियों को दो भागों में किया। और जब हम प्रणवाह को करते हैं तो मूलतः प्रणवाह में 4 नाड़ियाँ होती है, सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला और वरुणी नाड़ी। और जब हम इसमें जाते हैं, मतलब जब आप मनोवाह नाड़ी में जाते हैं, तो उसमें ईड़ा, पिंगला है, गांधारी है, हस्तजीवा है, यशस्विनी है, पूषा, अलम्बुषा, सरस्वती, कुहू, शंखिणी, विश्वोधरा और आपका पैश्विनी, इतनी नाड़ियां हैं टोटल, जैसे कि 14 नाड़ियां हैं। और मूलतः हम लोग 3 नाड़ियों के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं, ज़्यादा जानते हैं, कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो पहले हम लोग ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को संक्षेप में समझ लें, तब हम लोग बाकी के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, और तब हम लोग आएंगे कि रोग के शरीर में कैसे ये प्रभावित करती है। तो सुषुम्ना को हम लोग सब लोग जानते हैं कि पेरिनियम, यानी कि मूलाधार जहाँ चक्र है उसके नीचे से, ये उसके जस्ट नीचे से इसका उद्भव या इसका ऊपर की तरफ डायरेक्शन में धीरे धीरे जाती है और एकदम सीधे सीधे हमारे मेडिकली बोले तो सैजिटल सूचर में या ऊपर एकदम सहस्रार चक्र तक ये होती है। और ये 7 चक्र को जोड़ती है। हम लोग चक्र की बात जो भी जानते हैं, या चक्र की कभी और चर्चा होगी तो करेंगे, लेकिन अभी चक्र और ये करती हैं। और ये जब जाती है तो हमारे दोनों ये नाक के जो दोनों छिद्र है या दोनों नॉस्ट्रिल्स को कहीं ना कहीं टच करती है या उसके साथ जुड़ी रहती है, ठीक है। और इस नाड़ी को कहा जाता है कि ये ज्ञान या एनलाइटमेंट का है, कि आपके दृष्टि एक अलग दृष्टा बना देने की नाड़ी है। तो ये मूलतः है। लेकिन इसके अंदर या इसके साथ 3 और नाड़ी होती है जो इसी के अंदर होती है। यानी अभी तक हम लोग तो सुषुम्ना को सुषुम्ना के रूप में जानते हैं और इसी में, लेकिन सुषुम्ना के अंदर ही 3 और नाड़ियां हैं जो अपने अलग प्रभाव डालते हैं या अपने कोर्स से जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें है आपके 3 है कि वज्र है, चित्रा है, चित्रिणी है और ब्रह्म है। यानी वज्र, चित्रिणी और ब्रह्म,
ये 3 नाड़ियां हैं जो सुषुम्ना के अंदर जाती है। ये सुषुम्ना के अंदर ही शुरू होती है और सुषुम्ना के साथ ही वो एसेंड होती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब नाड़ी के मतलब जो नाड़ी मतलब एक सुषुम्ना नाड़ी यानी सुषुम्ना ऊर्जा का एक चक्र है या उसका एक ऑरा है, वो जो ऊर्जा प्रवाह हो रहा है, लेकिन उसी के अंदर एक और ऊर्जा जा रही। जैसे कि मान लीजिए आपने एक तार के अंदर एक पाइप लगाया, पाइप के अंदर तार ले जा रहे हैं, लेकिन उसी के अंदर दूसरी भी तार चली गई, तो यानी सुषुम्ना नाड़ी जो एक उसका सर्किल जा रही है ऊर्जा की, उसी के अंदर 3 और नाड़ियां जा रही हैं और वो अपना भी प्रभाव डाल रही है। हालांकि वो सुषुम्ना के साथ ही हैं, तो कहीं ना कहीं सुषुम्ना से प्रभावित है, क्योंकि सुषुम्ना मुख्य नाड़ी है, लेकिन वो भी अपना कहीं ना कहीं प्रभाव सुषुम्ना पे छोड़ रही है। यानी कि जब सुषुम्ना जा रही है तो उसके साथ साथ 3 नाड़ियां और जा रही है। अब इस पे बिल्कुल आने वाले दिनों में और शोध हो कि जब हम काम कर रहे हैं तो सुषुम्ना जब जागृत होती है उसके साथ उन 3 नाड़ियों, अगर सुषुम्ना सही है उसके अंदर क्या उन 3 नाड़ियों में कहीं कुछ अवरोध या असुविधा है, ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि सुषुम्ना के अंदर ही वो तीनों नाड़ियाँ जाती हैं, आपकी वज्र, चित्रिणी और ब्रह्म नाड़ी, ये तीनों करती हैं। और ये कहीं ना कहीं उसके अंदर से होके ही जाती है। उनका रोड कोर्स अलग है लेकिन उसका अस्तित्व अलग है। यानी ऊर्जा की जो क्या कहेंगे, जो रास्ते हैं जो है उसी के अंदर एक दूसरी ऊर्जा की करी जा रही है, जिसका रूप उसके साथ होते हुए भी उससे अलग है, अन्यथा उसका नाम अलग नहीं होता। यानी कि सुषुम्ना के अंदर 3 ऐसे नाड़ियां हैं जो सुषुम्ना के अंदर होते हुए भी वो सुषुम्ना नहीं है, वो अलग है, उनका प्रभाव अलग है या उनका काम अलग है। तो ये समझने की बात है। इसको ये है ईड़ा, हम लोग जानते हैं कि ये मुख्यतः बाएं जो नाक है या बाएं नॉस्ट्रल्स है वहाँ से शुरू होती है, वहाँ से शुरू होकर ऊपर क्राउन यानी हमारे के टॉप ऑफ हेड पे जाती है और फिर वहाँ से धीरे धीरे वो मूलाधार तक आती है। और इसको जनरली हम लोग चंद्र नाड़ी कहते हैं, या अगर हम लोग थोड़ा मानवीय व्यवहार में बात करें तो इसके अंदर स्त्री गुण ज़्यादा होते हैं, ये माना जाता है। और ये कहीं ना कहीं हमारे क्रिएटिविटी को, इमोशन को और इमेजिनेशन को या इंट्यूशन कहिए या विजुअलाइजेशन को, ये सब चीज़ों को कहीं ना कहीं रेगुलेट करती है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारे नर्व को, हमारे माइंड को काम करती है, मतलब शांत रखती है और हमारे जो चेतना है उसके साथ डील करती है। जहाँ भी आप मस्तिष्क को शांत ले जाएंगे, विशेषकर मन को शांत करेंगे, तो चेतना के साथ जुड़ने के रास्ते थोड़ा सा सहज हो जाते हैं। तो ये ईड़ा नाड़ी आपके उस रूप में काम करती है। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आपके पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी भी जैसे ईड़ा नाक से शुरू होती है, तो ये भी नॉस्ट्रिल से शुरू होती है, बट ये राइट नॉस्ट्रिल से होती है। दाएं नाक से शुरू होती है, क्राउन में जाती है और फिर मूलाधार तक आती है। और इसको मुख्यतः हम लोग सूर्य नाड़ी कहते हैं। और इसका मानवीय व्यवहार में चरित्र पुरुषोचित चरित्र होता है। और ये कहीं ना कहीं जैसे वो नाड़ी एक कूलनेस ले आती है, एक ठंडक ले आती है, ये थोड़ी सी नहीं गर्मी या तेज ले आते हैं। और ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होते हैं या एनालिटिकल होते हैं कि बहुत हर चीज़ को एनालिसिस करते हैं, उस रूप में देखते हैं। और ये शरीर के जो वाइटल पावर है, वाइटल पावर दोनों में है, लेकिन ये वाइटल पावर में कहीं ना कहीं एंथुजियाज्म ज़्यादा है और वहाँ पे क्रिएटिविटी ज़्यादा है। ईड़ा में जैसे क्रिएटिविटी है कि वो अपने अंदर की प्राणिक एनर्जी को कहीं शांत भाव से रचनात्मक संरचना, और ये कहीं ना एंथुजियास्टम में कि कुछ करना है, करके दिखाना है, उसमें है। अब यहाँ पे 2 चीज़ हैं। आज के मेडिकल भाषा में हम लोग मान लेते हैं ईड़ा पिंगला को जनरली हम लोग पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रूप में ही हम लोग डिनोट करते हैं, या उसी रूप में हम लोग उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुख्यतः आप समझिए कि आप लोग जब नर्व का रूट देखते हैं तो नर्व के रूट जब जाते हैं एक एक चक्र पे क्रॉस करते जाते हैं, मतलब इधर की नाड़ी उधर चली जाती है, दोनों क्रॉस करते हैं। अब जाहिर है कि नाड़ियाँ जैसे दिखाई गई है वैसे नहीं है, क्योंकि हम लोग 3 डायमेंशनल तो देखते नहीं। हम लोग ने जो फोटो देखा है 2 डायमेंशनल होता है, लेकिन शरीर 3 डायमेंशनल है। तो ये शरीर एकदम एक रेखीय नहीं जा रही, उसमें जो एनर्जी का
एक पूरा बंडल है, फोटॉन है या क्वांटम है, वो जा रही हैं और आस्ते आस्ते जब जब पूरे बंच जब जाते हैं तो वो अपने रूट में जब जाते हैं तो वो ऐसे ही नहीं सिर्फ वर्टिकल जा रहे हैं, तो सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो पूरे एरिया को कवर है, तो उस एरिया में वो मूव करते जा रहे हैं, यानी कि वो टोटल एरिया बहुत सा हो सकता है, सिंपल एक लाइन से नहीं जा रहे हैं, वो एनर्जी यहाँ पे है उठ रही है तो वो ऐसे जा रही है, यानी बंच ऑफ, और दूसरी भी जा रही है। लेकिन जब एक दूसरे को क्रॉस करके वो दूसरे दोनों का दिशा बदल रही, फिर अगले चक्र पे आके दिशा बदल रही है, यानी एक एक जगह पे वो क्रॉस कर रहे हैं। जहाँ क्रॉस कर रहे हैं इसका मतलब उस जगह पे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का क्रॉस है, या दोनों के फंक्शन को या तो रेगुलेट कर रहे हैं। हालांकि मॉडर्न मेडिकल साइंस में दोनों के फंक्शन अलग हैं, इसीलिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन लगता है कि शायद उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि जब हम दोनों को क्रॉस कर रहे हैं तो यानी दोनों लॉजिकल सिस्टम और क्रिएटिविटी सिस्टम एक दूसरे को क्रॉस जब कर रहे हैं तो दो चीज़ें हो सकती है कि जो डोमिनेट होगा वहाँ पे वो डोमिनेट करेगा, दूसरे के कैरेक्टर को डोमिनेट करेगा, ये हो सकता है। या हो सकता है कि एक दोनों को असेंबल करे या एक दोनों को कोऑपरेट करे, दो चीज़ें हो सकती है। दो अलग अलग तरह की शक्ति या दो अलग अलग चीज़ एक दूसरे को क्रॉस करेगी, एक दूसरे से जुड़ेगी। तो या तो एक होता है जो मेडिकल की भाषा में साइनर्जिस्टिक एक्शन होती है कि एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, या एक उसके विपरीत होती है कि एक दूसरे के विरोधी होते हैं, यानी एक शक्ति दूसरे शक्ति को अस्वीकार करे या उसके साथ मिल जाए। तो एक रेगुलेशन की बात है और एक है कि एक दूसरे के खिलाफ काउंटर करना। तो अब जो है, अब भारतीय परंपरा में जो है कि हम लोग जो भी नाड़ियाँ हैं, जब हम चूँकि इसको मानते हैं कि ये एक एनर्जी है और ये टोटल पूरे शरीर जो है, सिर्फ शरीर नहीं है, ये शरीर कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांडीय जो गैलेक्सी उसके अंदर का एक पिंड है या एक छोटा सा अंग है, तो ये भी कहीं ना कहीं उसके अंदर, जैसे उसके अंदर ग्रह तारे हैं तो उसी ब्रह्मांड में एक जीव, एक शरीर भी है, छोटा सा हिस्सा। तो उसके अंदर जब दो तरह की ऊर्जाएं चलती हैं तो ये सोचने की बात है कि वो दो अपोजिट एक ही शरीर में चल रही हैं, तो वो एक दूसरे को उसके सहयोग कर रही हैं या एक दूसरे के विरोध कर रही हैं। और अगर कर रही हैं तो क्यों कर रही है, ये भी सोचना है कि हर समय तो विरोध नहीं करती, हर समय सहयोग नहीं कर रही है। तो ये सहयोग विरोध के बीच की कड़ी है जो हमारे शरीर को या हमारे अस्तित्व को इस ब्रह्मांडीय अस्तित्व के साथ कहीं ना कहीं क्लैश में ले आती है। ये सोचना होगा कि हम रोग में क्यों होते हैं, कि जो शरीर में जब है कि हर चक्र के बाद जाके दोनों एक दूसरे से क्रॉस करते, यानी हर समय आप अपने टॉप लेवल यानी कि अपने सहस्रार या अपने चेतना के स्तर पे नहीं, उसके नीचे हर स्तर पे दोनों नाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। और जहाँ क्रॉस कर रही है वो सुषुम्ना भी है, और सुषुम्ना में वो 3 नाड़ियाँ और भी हैं जो उसके माध्यम से चल रही है, यानी टोटल 5 नाड़ियों का हर जगह एक दूसरे के साथ जुड़ाव हो रहा है। और चूँकि सुषुम्ना है ही है कि वो बैलेंस की बात है, यानी दोनों को कहीं ना कहीं बैलेंस करती है। अगर सुषुम्ना आपका स्वस्थ, आपकी सुषुम्ना नाड़ी स्वस्थ है तो वहाँ पे वो आपको बैलेंस कर रही है। जब भी आप ईड़ा और पिंगला क्रॉस कर रही है तो सुषुम्ना बैलेंस में है तो उन दोनों को बैलेंस करेंगी। लेकिन अगर सुषुम्ना बैलेंस होने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं कम से कम आपकी चेतना उस स्तर पर है कि एक सामान्य और जीवों की तुलना में आप हैं। मानवीय खाली शरीर लेने से नहीं होगा, बल्कि आप चेतना के स्तर पर एक सामान्य मानव से थोड़ा सा ऊपर है। आप उस तरह के सामान्य दुर्गुणों से दूर हैं, या आपकी चेतना में ये इस चीज़ को आपकी चेतना ने स्वीकार कर लिया है कि जो गलत तो गलत है, जो सही है सही है। तब सुषुम्ना शायद आपकी उस स्थिति में है कि ईड़ा और पिंगला का जब भी सुषुम्ना के साथ आएगा तो सुषुम्ना उसको प्रभावित करेगी और दोनों को रेगुलेट करेगी, और तब आपकी क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकलिटी जुड़ेगी। जैसा कि और कॉन्सेप्ट में कहा जाता है या फॉरेन में कहा जाता है, या चूंकि आज उसी के माध्यम से मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कि इमोशनल आदमी प्रैक्टिकल नहीं हो सकते, प्रैक्टिकल आदमी इमोशनल नहीं हो सकते, लॉजिकल आदमी
लॉजिकल आदमी ये नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकता। इस और शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम भी इस तरह बनाए गए थे कि भाई जो लॉजिकल होगा वो तो क्रिएटिविटी कर ही नहीं सकता, इसलिए उसको क्रिएटिव मत करो। लेकिन बहुत से इंजीनियर बहुत बड़े कलाकार बन गए, लेकिन नहीं था, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं सिर्फ चीज़ों के एक शरीर को ही दो हिस्सों में बांट दिया। इस रूप में नहीं सोचा कि शरीर में अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करने के लिए हैं और वो काम एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। ये दूसरे के अलग हो गए कि अगर एक चीज़ डोमिनेट है तो दूसरी चीज़ का विरोध करेगा, ये कॉन्सेप्ट ही डेवलप हो गया। और वो कहीं ना कहीं हमारे मानस में डाला गया कि अगर आप प्रैक्टिकल हैं तो आप इमोशनल या क्रिएटिव लोग के विरोधी हैं, और अगर आप क्रिएटिव हैं तो भाई आप प्रैक्टिकल लोग के साथ जी नहीं सकते, अलग ही हो सकते हैं। तो ये एक दिखाया गया कि एक व्यक्तित्व में, एक मनुष्य में हर तरह की क्वालिटी है। कोई क्वालिटी ज़्यादा डोमिनेट है, कोई कम है, लेकिन है, और उसका बैलेंस भी है। और अगर नहीं है तो वो दूसरे क्वालिटी का विरोधी नहीं है, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है उसको उसका उपयोग करने के लिए। लेकिन जो वेस्टर्न फिलॉसफी और वो आई, उन्होंने इस स्टडी को या इस चरित्र को, या यूं कहें कि इस गुण को कहीं ना कहीं दो एक दूसरे की विपरीती या एक दूसरे की विरोधी रूप में रखा। और शायद उसी लिए पुरुष और महिला एक होते हुए भी उनके विरोध में कि पुरुष अलग है, महिला अलग है, बिल्कुल अलग है, बायोलॉजिकल लेवल पर अलग है, उनके स्ट्रक्चर के लेवल पर अलग है, सोच अपनी अपनी तरह से हो सकती है, लेकिन वेरिएशन है, डिफरेंस नहीं है। डाइवर्सिटी जो हम कहते हैं कि एक विविधता है, विभिन्नता नहीं है, अलग अलग तरह से एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने की और समझने की है, तो एक दूसरे की पूरक है। और विशेषकर अगर आप हमारे इसी चैनल पर वीडियो है, अगर आप चाहें तो अच्छा से देख लें कि अर्धनारीश्वर की जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, और किस तरह अर्धनारीश्वर हमें एक मनुष्य के रूप में फिजिकल और मेंटल लेवल पे कैसे बैलेंस रखता है, स्वस्थ रखता है। वो आप एपिसोड अगर चाहें तो देख लें, इसी ये में है, और इसको समझ पाए। तो इसीलिए मैं आ रहा हूँ कि ईड़ा पिंगला जब भी क्रॉस कर रही हैं उसमें सुषुम्ना है, तो उस समय सुषुम्ना की भूमिका बहुत ज़्यादा है कि सुषुम्ना कहीं ना कहीं न्यूट्रल स्टेट में है, या सुषुम्ना उस स्थिति में होती है कि ना वो ईड़ा द्वारा प्रभावित है ना पिंगला द्वारा प्रभावित है, वो अपने आप में, और उसके सामने आके दोनों करते हैं। तो वो अब अगर सुषुम्ना आपकी कहीं न कहीं, मैं जागृत नहीं की बात नहीं करता, ये बड़ी ऋषियों की बात है कि किसकी कुंडलिनी कितनी जागृत हो गई है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में आप अपने अंदर की ऊर्जा को अगर थोड़ा बहुत भी प्रचेष्टा करें, कोशिश करें, तो आप उसको कहीं ना कहीं रेगुलेट कर सकते हैं, और आप अपने एक स्तर से और ऊंचे स्तर पर जा सकते हैं जब आप धीरे धीरे अपने चेतना को समझेंगे या ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। इसके कई प्रोसेस हैं, उस पर जब भी कोई सीखना चाहे हम लोगों से अलग से संपर्क कर सकते हैं कि कैसे करेंगे। तो अगर सुषुम्ना इस चीज़ को ऑब्जर्व भी करे कि जब दो आ रहे हैं तो दो किस रूप में आ रहे हैं, और सुषुम्ना उसको प्रभावित करने की स्थिति में है, ना कि सुषुम्ना उसके द्वारा प्रभावित हो या उसके प्रभाव में आने की हो, तो आप उसको रेगुलेट करेंगे। और जब रेगुलेट करेंगे तो आपकी जो ब्रेन है, पहले तो मेडिकली ब्रेन की बात करते हैं कि दो हेमिस्फीयर है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर है, तो वो रेगुलेट में होगा। वो जब रेगुलेट होगा तो मिड ब्रेन अब उनके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेगा, और तब आप चेतना के उस स्तर पर जाएंगे कि शायद आप जिसको ट्रूथ या ट्रू रियलिटी बोलते हैं उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, या आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ को निरपेक्ष भाव से या साक्षी भाव से देख पाएंगे। यानी कि आप देख रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। इन्वॉल्व हुए बिना आप उसमें अपना कोई लोभ मोह इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम कोई चीज़ इंटरप्रेट करते हैं, कोई चीज़ों को हम किसी विषय पर बोलते हैं, तो अगर उसमें मेरा कहीं ना कहीं निहित स्वार्थ, लोभ मोह किसी का बोलने में, कोई करने में इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो काम पूरी सत्य नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक मानवीय दोष नहीं, मानवीय दोष में भी किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत लोभ इन्वॉल्व हो जाता है, तो उस काम में वो हो जाता है। लेकिन अगर जब आप इस बैलेंस की अवस्था में जाते हैं तो वही काम करेंगे तो निरपेक्ष भाव से करेंगे, उसमें आप लोभ और मोह के साथ जुड़ के काम नहीं करेंगे, उस काम को, भाव को समझ के करेंगे, तो वो शायद सामाजिक रूप में भी अच्छा होगा और आपके
अपने व्यक्तित्व के रूप में अच्छा होगा और शरीर के रूप में भी देखेंगे, तब आप वैसे ही करेंगे जैसा वो आपके शरीर, ये इस सोच के नहीं करेंगे कि ये करने से हमारे शरीर के लिए नुकसान होगा या शरीर के लिए अच्छा होगा, हमारे मन के लिए नुकसान होगा या अच्छा होगा, बल्कि तब आप उस समय आप अपने शरीर से अलग होकर समझेंगे कि ये शरीर भी इस ब्रह्मांड की चीज़ है, जब तक है इसको सही रखना है। तो इसके साथ अगर हम लोभ मोह जोड़ते हैं तो हम शरीर को अत्यधिक बीमारी भी दे सकते हैं और स्वास्थ्य के नाम पर कुछ गलत भी कर सकते हैं। तो आप तटस्थ भाव से अपने अंदर की इस ऊर्जा को अगर देखेंगे तो इसको भी आप सही ढंग से निर्देशित करेंगे तो इस शरीर को भी स्वस्थ रखेंगे, शारीरिक स्तर पे भी और मानसिक स्तर पे। तो ये हमारी चली गई ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और सुषुम्ना में भी 3 नाड़ी। और कुछ नाड़ियों की बात मैं कह दूं कि ये है, और इस नाड़ियों को हम लोग स्टिमुलेट कर सकते हैं, और स्टिमुलेट करने की कई प्रोसेस है, उसको आप सीख सकते हैं, उसको कर भी सकते हैं और लोगों पे भी को करा भी सकते हैं कि वो अपने अंदर की ऊर्जा को कैसे करें और कैसे करें। तो इस पर भी अगर कोई सीखना चाहे संपर्क करें कि हम लोग ये इसकी कार्यक्रम हमारे अगस्त में शुरू होने जा रही है कि ये जो अलग अलग नाड़ियाँ हैं, ये नाड़ियाँ जो प्रवाह होता है तो कैसे हमें प्रवाहित करते प्रवाहित होती हैं और प्रभावित करती हैं, और स्वास्थ्य में और अस्वस्थ कंडीशन में ये किस रूप में रहती हैं, और इसको कैसे हम प्रेरित करके ठीक कर सकते हैं या इसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। स्वस्थ कंडीशन में क्या इसके साथ क्या व्यवहार करेंगे, अस्वस्थ कंडीशन में क्या व्यवहार करेंगे, और कौन से रोग में कैसे इसको करेंगे। तो इस पर हम लोग अगर कोई जानना चाहें तो डिटेल्स में हम लोग इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके बाद हम लोग कुछ जा रहे हैं, कुछ और नाड़ियों की बात करेंगे। जैसे एक और महत्वपूर्ण नाड़ी है जिसका नाम है गांधारी नाड़ी। अब गांधारी नाड़ी क्या है कि जो ईड़ा नाड़ी है उसके पीछे है, ठीक है, वो ठीक उसके पीछे है और उसके साथ ही चलती है। यानी ईड़ा जो चलती है, ईड़ा ही नहीं चलती, ईड़ा के पीछे एक और नाड़ी चलती है और उसी के साथ साथ चलती है, जिसे गांधारी नाड़ी करते हैं, ठीक है। और इसकी जो रूट है, जो शुरुआत होती है मुख्यतः कहाँ से होती है, ये आपके बाईं आँख से होती है, ठीक है। बाईं आँख के जो ये कॉर्नर है जिसको कैंथस बोलते हैं, उस वहाँ से होती है बाईं आँख के नीचे वाली कॉर्नर से शुरू होती है, और ये ईड़ा के साथ साथ ही चलती है। लेकिन जाती कहाँ तक है, ये जाती है टोटली एकदम नीचे आपके बाएं पैर के अंगूठे तक जाती है। यानी बाएं आँख की कॉर्नर से शुरू होके और ईड़ा के साथ साथ जाती है और घूमती जाती है, मतलब जस्ट ईड़ा नाड़ी के कोर्स के साथ ही जाती है। लेकिन जब नीचे पहुंचती है तो वहाँ से वो फिर अपनी कोर्स अलग करते हुए सीधे नीचे आपके अंगूठे तक जाती है। अब ये है कि ईड़ा का गांधारी के साथ संपर्क, और गांधारी का फिर लोअर लेफ्ट लेग के साथ संपर्क, और ऊपर में लेफ्ट आई के साथ संपर्क, ये जो है यह है। अब इसका एक बहुत बड़ा ये है कि अब इसको थोड़ा सा और डीपली, हालांकि यहाँ उतना संभव नहीं है, फिर भी मैं थोड़ी सी बात कह दूँ कि ईड़ा जब लेफ़्ट आई के साथ काम कर रही है तो लेफ़्ट आई जनरली हमारा लेफ़्ट साइड जो हम मानते हैं कि आँख की जो हम मानते हैं, अगर हम जो अगर तत्व के रूप में मानते हैं तो आँख या रोशनी हमारे अग्नि तत्व को प्रभावित करते हैं। ईड़ा नाड़ी जो है वो चंद्र तत्व को यानी कूलनेस को करती है, यानी अग्नि और चंद्र, यानी इसका एक बैलेंस करने की कोशिश है, और लेफ़्ट साइड में है तो ये है। लेकिन जब राइट साइड में आते हैं तो वहीं पर हस्त जिह्वा नाड़ी है, दाहिनी तरफ में हस्त नाड़ी है। ये भी ईड़ा नाड़ी के साथ चलती है, लेकिन ये ईड़ा नाड़ी के सामने होती है, और ये दाहिने आँख के कॉर्नर से शुरू होती है और नीचे नीचे बाएं पैर तक ये भी जाती है, लेकिन दाहिने आँख से जाती है। यानी कि मतलब ईड़ा नाड़ी जब जा रही है तो ईड़ा नाड़ी का अपना एक कोर्स है, लेकिन ईड़ा नाड़ी के साथ ही 2 नाड़ियाँ और जाती हैं, एक गांधारी और एक हस्तजिह्वा, दोनों नीचे पैरों तक जाती है, लेकिन ऊपर तक उनका कोर्स
ईड़ा नाड़ी के साथ ही जाता है। जिस तरह ईड़ा नाड़ी जा रहे उसके साथ एक उनके पीछे एक उनके आगे जाती है, एक दाहिने आँख से एक बाएं आँख से जाती है। यानी ईड़ा नाड़ी गांधारी और जिह्वा को कहीं न कहीं प्रभावित करती है कि दोनों जगह पे नेत्रों के जो रोग हैं, लेकिन उसके लिए अलग अलग नाड़ियां हैं, लेकिन मूल नाड़ियां कहीं ना कहीं उसमें ईड़ा नाड़ी प्रभावित करती है। तो इस रूप में हम लोग इसको और डिटेल्स में जानेंगे तो और ज़्यादा जा सकते हैं, क्योंकि आँखों में कई तरह के प्रॉब्लम होते हैं। अब उस प्रॉब्लम को के साथ हम नाड़ियों का संबंध कैसे बनाएंगे और कैसे समझेंगे और कैसे उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक एपिसोड में संभव नहीं है। और एक नाड़ियों की बात, 2-3 नाड़ियों की बात मैं कर लूँ, क्योंकि हालांकि सभी का करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको समझने में सुविधा होगी। एक और है पूषा नाड़ी। पूषा नाड़ी जो है कि हमारे दाहिने जो कान है वहाँ से लोकेट करती है और वहाँ से लेके वो जो बायां जो अंगूठा है वहाँ तक जाती है। बाएं अंगूठे तक वो पहुँचती है, दाहिने कान से लेके बाएं अंगूठे तक वो पहुँचती है। और ये सुनने की क्षमता को और कहीं ना कहीं पिंगला की जो क्षमता है या पिंगला का जो फंक्शन है उसके साथ एसोसिएटेड होती है। यानी पिंगला के फंक्शन को ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। अब यानी कि पिंगला अभी तक हम लोग सूर्य नाड़ी के रूप में समझते हैं, लेकिन पिंगला का कहीं ना कहीं पूषा से संबंध है, या पिंगला पूषा द्वारा भी कहीं ना कहीं अपने आप को हेल्प लेती है। पूषा उनके काम में हेल्प करती है, लेकिन पूषा का मूल काम क्या है? हियरिंग को कम करना है। और हियरिंग क्या है? हमारे स्पेस तत्व है, यानी आकाश तत्व है। और आकाश तत्व के साथ ही क्या है? जो वाइब्रेशन होती है, यानी वाइब्रेशन जब आती है तो न्यूरल कंडक्शन होती है, और वो कहाँ तक जा रही है? बाएं अंगूठे तक जा रही है। ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको सूर्य के साथ मिलकर, या यूं कहें कि पिंगला के साथ मिलकर रेगुलेट कर रही है। और ये फंक्शन पिंगला को भी प्रभावित करती है, यानी कि शरीर के अंदर की आपकी ऊर्जा जो अग्नि तत्व है उसको भी प्रभावित करती है, शरीर के हीट को रेगुलेट कर रही है। और आपके अंदर की आकाश तत्व को, यानी आकाश तत्व यहाँ सूर्य तत्व को रेगुलेट भी कर रहा है और उसको कहीं ना कहीं पोषण भी दे रहा है, उसका सपोर्ट भी कर रहा है। तो इस तरह के से हम लोग अब अगर रोग के भी हिसाब से करेंगे तो जैसे कानों के तो रोग हैं, लेकिन इस कानों के रोग के साथ साथ बहुत से होते हैं। जब आपके या कानों के साथ अगर इस तरह की कोई रोग हैं कानों के सुनने में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका तत्व के रूप में जल तत्व ये हो या चंद्र नाड़ी प्रभावित हो जाए कि आपके शरीर की हीट कम हो जाए, तो वहाँ पे आपको पूषा नाड़ी को स्टिमुलेट करना है। पूषा नाड़ी आपके पिंगला के साथ मिलके काम करेगी और इसमें इफेक्ट होगा, और उसका आप कर सकते हैं। और एक नाड़ी की मैंने चर्चा की थी, अलम्बुशा नाड़ी। अलम्बुशा नाड़ी इसका मुख्य एनस यानी गुदा द्वार से लेके मुख द्वार तक, वहीं तक इनका रूट है। और ये सारे जो शरीर के जो एसिमिलेशन के, एब्जॉर्प्शन के और एलिमिनेशन के, यानी जो खाना के पाचन हो, पाचन के बाद वो शरीर में उसका अवशोषण हो, और उसके बाद उसमें उसका जो उत्सर्जन हो, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है, विजातीय पदार्थ है, वो निकल जाए, ये सारी अलम्बुशा करती है। ठीक है, लेकिन अलम्बुशा सिर्फ वहीं तक नहीं करते। अलम्बुशा क्या है? मुख्यतः मनोवाह नाड़ी है, यानी वो हमारे मन के भाव को, मन के प्रभाव को करती है। तो ये हमारे अंदर जो विचार चलते हैं उस विचार को भी एसिमिलेट करती है। मानी कोई विचार आए हमारे अंदर तो उस विचार का भी, जैसे खाना आप खाते हैं तो उसका डाइजेशन होता है, उसमें तोड़ मोड़ होती है, तोड़ने के बाद उसमें जो न्यूट्रिशियस चीज़ होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और जो शरीर के योग्य नहीं है वो विजातीय पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसी तरह अलम्बुशा नाड़ी ये तो काम करती ही है पोषण के लेके शरीर के लिए, लेकिन अगर अंदर विचार भी अगर आते हैं तो वो विचार भी उसका भी तोड़ मोड़ करती है, उसका भी उसके अंदर से जो न्यूट्रिशियस, जैसे खाना से न्यूट्रिशन निकालती है, तो यहाँ से भी जो सत्व है, जो सही विचार है उसको लेती है, और नकारात्मकता क्या है उसके अंदर जो चीज़ है जो मनोवाह के लिए, मन के
प्राण के प्रभाव के लिए नकारात्मक है उसको नकार देती है, यह अलम्बुसा नाड़ी है। आज की विज्ञान गट और ब्रेन एक्सिस की बात करती है। पहले भी मैंने कहा कि गट में जो होता है वो ब्रेन को रेगुलेट करता है, ब्रेन और गट के अंदर एक संबंध है। ये हमारे अलम्बुसा नाड़ी बहुत पहले कही गई है कि सिर्फ खाने के माध्यम से या जैसा अन्न वैसा मन, तो अलम्बुसा नाड़ी सिर्फ खाने को ही नहीं कर रही, आपके अंदर जो विचार आ रही है उसके ये को भी प्रभावित कर रही है। और अगर आप जब खा रहे हैं तो सिर्फ आप जीभ और मुंह और पेट से नहीं खा रहे हैं। अलम्बुसा नाड़ी अगर एक्टिव है तो आप विचार से खा रहे हैं, चेतना से खा रहे हैं। अलम्बुसा नाड़ी तब आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी कि आप ये जो खा रहे हैं ये सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो शरीर से निकालेंगी। इसीलिए जब आप बहुत गलत खाना खाते हैं तो रोग बहुत तरह के हो जाते हैं। अब आप समझते हैं कि रोग क्यों हो गई, ये रोग इसलिए हो गई कि आपने शरीर में ऐसा कुछ डाला कि शरीर के अंदर जो प्रणवाह और मनोवाह नाड़ी है वो दोनों के लिए घातक है। या यूँ कहें कि ये जो शरीर बना है इसके अंदर एक स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, प्राण है और मन है और चेतना है, उसको कहीं ना कहीं सामान्य काम करने में या स्वस्थ रूप में काम करने में वो आपने जो भोजन का लिया है वो करने नहीं दे रही है। इसलिए ये आपको प्रभावित करती है और शरीर उसको स्वीकार नहीं करता। अब आप उसको बार बार करके अलम्बुसा नाड़ी को इस रूप में कर देते हैं कि वो आपके शरीर के वर्ज्य पदार्थ को निकाल ही नहीं पाती। या आप ऐसा चीज़ बार बार डाल रहे हैं कि अलम्बुसा नाड़ी कोशिश करके भी प्रयत्न करके उसमें से न्यूट्रिशियस चीज़ निकाल नहीं पा रही, क्योंकि जो आप दे रहे हैं वो न्यूट्रिशियस नहीं है। तो शरीर को पोषण नहीं मिल रहा है, और शरीर को पोषण नहीं मिल रहा है तो शरीर कहीं ना कहीं दूषित हो रहा है और धीरे धीरे रोगग्रस्त हो रहा है, और इसीलिए आप कहीं ना कहीं अपने विचार को भी मार रहे हैं। तो अलम्बुसा नाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको कैसे रेगुलेट करना है, कैसे ठीक करना है, इसकी कई क्रियाएं हैं। अगर हम लोग कभी समय मिलेगा, इसको हम लोग के लिए अगस्त में बहुत डिटेल्स में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और कैसे कैसे ठीक करेंगे। हालांकि और भी कई नाड़ियां हैं, जैसे कुहू नाड़ी के बारे में मैंने कहा कि ये हमारे जनरली थ्रोट को, गले को और जेनिटल ऑर्गन को रेगुलेट करती है, उस ये में करती है, और ये सुषुम्ना के आगे रहती है। यानी आपका जो थ्रोट है, विशेषकर हमारी परंपरा में नीलकंठ कहा गया है, यानी कि ये हमारे अंदर के टॉक्सिन को रेगुलेट तो करता है। और जेनिटल ऑर्गन है जो नई सृष्टि करता है, तो नई सृष्टि को ले आने के लिए जेनिटल ऑर्गन या सिर्फ आवेग के लिए नहीं है, वो है कि नई सृष्टि के ले आने के लिए, तो उसके अंदर भी सुषुम्ना के साथ चलती है, यानी कि उसके अंदर भी वो बैलेंस होना चाहिए। इसके बाद शंखिणी नाड़ी है जो कि वो थ्रोट से लेके एनस तक करती है, और ये कहीं ना कहीं हमारे डाइजेस्टिव जूस और शरीर की ये को रेगुलेट करती है। सरस्वती नाड़ी है जो हमारे जीभ से लेके और वोकल कॉर्ड तक को ये करती है और हमारे स्पीच को रेगुलेट करती है। अब स्पीच के साथ हमारे और भी जुड़ी हुई है, जैसे मैंने कहा आपकी पूषा नाड़ी, कैसे उन दोनों को जोड़ के हम स्पीच और हमारे आकाश तत्व को जोड़ सकते हैं, कई ये में आ सकता है। अब और ये है पयस्विनी नाड़ी है जो हमारे दाहिने कान और हमारे क्रेनियल नर्व के साथ जुड़ी हुई है, और शरीर क्रेनियल नर्व की जो एनर्जी सर्कुलेशन है उसको रेगुलेट करती है और स्ट्रेस कम करती है पयस्विनी नाड़ी। इसको कैसे करना है इस पर हम लोग डिटेल्स में कोर्स करें। और एक वरुणी नाड़ी जो मैंने कहा कि ये थ्रोट और लेफ्ट ईयर के बीच में रहती है, से होते हुए आपके एनस में थ्रोट, लेफ्ट ईयर और उसके बाद धीरे धीरे आपके एनस तक पहुंचती है। और ये कहीं ना कहीं अलम्बुसा नाड़ी के साथ साथ और काम करती है, उसके पैरेलल होती है और उनके विपरीत होती है। ठीक है, ये भी एक्सक्रीशन को काम करती है और टॉक्सिन रिलीज करती है, और विशेषकर लोअर पेल्विक एरिया को ठीक करती है, यानी जिन माता बहनों की मासिक और उसकी प्रॉब्लम हो वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम कर सकती है। और कहीं ना कहीं यहाँ तक कि अगर इसको सही रेगुलेट करें तो जो गर्भ संस्कार की बात आती है, तो इसमें हम वरुणी नाड़ी को अगर सही से स्टिमुलेट करें और रेगुलेट करें तो आने वाले बच्चे को हम बहुत एक अच्छे रूप में इस धरा पर या इस धरती पर ला सकते हैं। या जो लोग कंसीव करने की सोच रहे हैं तो वो अगर अपने की वरुणी नाड़ी को ठीक करें और उसको बैलेंस करें तो आने वाले बच्चे क्या या तो डिलीवरी भी नॉर्मल होगा, या मतलब और कुछ ना हो तो नॉर्मल डिलीवरी हो कि सीजर से बचेंगे, और साथ साथ ही कि बच्चे का जो ग्रोथ होगा वो बहुत सहज और नॉर्मल होगा, और उसका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ पे प्रभावित माने अच्छे से प्रभाव डालेंगे अगर हम वरुणी नाड़ी को ये करें। और एक जो नाड़ी हमने कहा था विश्वोधरा नाड़ी,
वो जो हमारे है कि अम्बिलिकल एरिया में यानी कि नाभि के एरिया में वो रहता है, और ये कहीं ना कहीं नाभि के एरिया में रहता है। उसी के पीछे थोड़ा सा ऊपर हमारा किडनी भी है, तो एड्रिनल ग्लैंड उसके ऊपर है, उसको भी प्रभावित करता है, साथ में पैनक्रियाज को करता है। और इस यहाँ से पूरे प्राण को वो शरीर के अंदर ये करता है, यानी एड्रिनल ग्लैंड माने आपके स्ट्रेस, पैनक्रियाज माने आपके मेटाबॉलिज्म, और आपके शरीर के अंदर जो भी भोजन जा रहा, विशेषकर शुगर जो जा रहा उसको रेगुलेट करना, ठीक करना, यानी आपके शरीर की ऊर्जा के लेवल ये रहे और प्राण को सारे शरीर में प्रभावित करे। तो ये है कि संक्षेप में ही हुआ, लेकिन फिर भी बहुत लंबे में हो गया, मोर और लेस सभी है। इसके अलावा जो 72,000 नाड़ियाँ बाकी हैं उसका तो डायरेक्ट कोई कोर्स नहीं है, मैंने कोर्स पता नहीं है या शास्त्रों में कहीं मिलता नहीं। अगर कहीं किसी के पास उपलब्ध हो, कोई शास्त्र में हो तो ज़रूर बताएं। अभी तक मैंने जहाँ तक देखा, मुझे ये 14 नाड़ियों के बारे में, इसके कोर्स के बारे में पता चला। लेकिन इसके अलावा हमारे मर्म है, जिसके 107 मुख्य जो मर्म स्थान है वो हैं, उसको है। लेकिन जब नाड़ियों के साथ आप करेंगे तो पहले नाड़ियों को हमको पूरा कोर्स समझना है अच्छे से, कि मैंने कहा है नाक से और अंगूठे तक है तो कैसे जा रहा है, उस ऑर्गन में कहाँ कहाँ पेनिट्रेट वो किया है वो देखना है, कितने डीपर स्तर तक है वो भी जानना है। क्योंकि आकुपंक्चर में एक नाड़ी मेरिडियन बता दिया गया है, उनका एक डेप्थ बताया गया है। यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे कोई मेरिडियन नहीं है और कोई क्लोज सर्किट नहीं है। एनर्जी का एक चैनल की एनर्जी यहाँ से शुरू होके यहाँ जाती है, तो उसका आपका एक बंच ऑफ पैकेट जा रहा है, या बंच ऑफ क्वांटम जा रहा है, या बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। सीधे बात करिए तो उसको आप मान नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन गया ठीक इतनी छोटी जगह में। कई इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जैसे जाएंगे वो जितना जगह मिलेगा वो होगा। तो उसको रेगुलेट कैसे करना है, एक ही जगह पे एक ही ऊर्जा स्रोत के साथ अलग अलग लेवल पे, अलग अलग डेप्थ पे ऊर्जा का स्तर अलग होगा। जब ऊर्जा जहाँ घना होगा वहाँ पे उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, जहाँ ऊर्जा थोड़ा सा मतलब उसके अंदर की डेंसिटी कम होगी वहाँ पे ऊर्जा का प्रभाव कम होगा। लेकिन वो उस जगह पे नहीं होगा, लेकिन उसका एरिया बढ़ता जाएगा। तो ये हर चीज़ों को हमें देखना है रोग के हिसाब से, शरीर के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, कि उस ऊर्जा को कैसे हमको रेगुलेट करना, और रेगुलेट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप उसे रेगुलेट नहीं कर सकें। रेगुलेट करने की कई क्रिया हैं, जैसे हमारी पुरानी परंपरा में शुचि चिकित्सा रही है कि निडिल, हालांकि आकुपंक्चर में तो निडिल ही करते हैं, लेकिन शुचि चिकित्सा हमारी बहुत प्राचीन रही है, बहुत जगह किया जाता है। शुचि के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत जगह हम लोग सिंपल प्रेशर से कर सकते हैं, और प्रेशर के लिए हम शरीर के स्थिति को कर सकते हैं। दूसरी बात है कि वार्मथ से, माने हीट से कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का कर रहे हैं उसके ऊपर कितना हीट, उसके शरीर का क्या हीट है, या हीट के अनुपात के हिसाब से कि कितना हीट देना है, कितना देना है। और कभी कभी हम लोग उसके ऊपर सिंपल दबाव, कोई द्रव भी दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, घी दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो वो हमारी ऊर्जा जो का जो कोर्स है, या ऊर्जा के जो जिस माध्यम से जो नाड़ी चल रही है, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह है, उसको कहाँ पे कितना प्रभावित कर रहे हैं, वो दबाव से रेगुलेट करना मूलतः है कि हम ऊर्जा के प्रवाह को बैलेंस करें, हार्मनी के अंदर ले आए, सामंजस्य के रूप में ले आए, ताकि शरीर में ये हो जाए। तो इसकी कई चीज़ें हो सकती हैं। उसके अंदर आकाश तत्व भी है, यानी हम वैक्यूम से भी कर सकते हैं, हीट से भी कर सकते हैं, वायु से यानी हम प्राण से भी कर सकते हैं, साउंड से भी कर सकते हैं कि कहाँ किस रूप में कौन सा वाइब्रेशन देना है, मंत्र देना है या कैसे देना है। बहुत कुछ चीज़ें हैं। सिंपल हमने हाथ के दबाव से दे सकते हैं, सूची से दे सकते हैं, सूची में किस चीज़ को यूज़ करेंगे वो दे सकते हैं। कोई द्रव दे रहे हैं तो कोई कैसे दे सकते हैं, कोई हर्ब दे रहे हैं तो उस हर्ब में कौन सा तत्व है, और शरीर के उस जगह पे ऊर्जा पे कौन से तत्व की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से बैलेंस के लिए हम वैसे द्रव या वैसे हर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये है वैदिक नेचर क्योर पर ये आज की हमारी कि नाड़ी के साथ हम शरीर को, ये नाड़ी सिर्फ जो हम पल्स डायग्नोसिस करते हैं वो नाड़ी की बात हमने नहीं की। जो नाड़ी हमारा, नाड़ी के अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह है उसके माध्यम से, यानी नाड़ी की जो ऊर्जा प्रवाह है उसके माध्यम से हम कैसे शरीर को स्वस्थ रखें, ऊर्जावान रखें और रोग से बचा के रखें। अब आज के जो हम लोग
3 पहले जो हर दिन के सवाल होते हैं, उसमें पहला सवाल कि मूल रूप से हम, बहुत सहज सवाल है कि मूल रूप से हम लोग अपनी परंपरा में नाड़ी को कितने भागों में भागे हैं। दूसरा सवाल है कि सुषुम्ना नाड़ी के साथ कौन कौन सी नाड़ियाँ उसके अंदर के कोर्स से चलती हैं। और तीसरा कि जो ईड़ा नाड़ी है उसके सामने कौन सी नाड़ी चलती है और वो कहाँ ख़त्म होती है। ये 3 सवाल आज के रहें। और ये एपिसोड कैसा रहा आप ज़रूर बताइए, क्योंकि ये हो सकता है थोड़ा सा अलग है, तो कुछ अच्छा भी लगे, कुछ नई चीज़ें हैं, और कुछ लोगों को थोड़ा सा, चूँकि इस पर कभी गंभीर से चर्चा नहीं किए हो तो थोड़ा सा आश्चर्यजनक भी लगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ हमारे शास्त्रों में है। और इस पर और डिटेल्स में मेरी एक पुस्तक है फेशियल डायग्नोसिस पार्ट 1, उसमें इस पर कम से कम नाड़ी का और स्वर विज्ञान पे थोड़ा सा डिटेल्स में लिखा है। तो जो लोग भी अगर उस पुस्तक की चाहते होंगे वो पुस्तक पढ़ना, वो उस पुस्तक को खरीद सकते हैं, संपर्क में करेंगे, खरीद सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को फिर से आपसे निवेदन रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप लोगों ने जो किया है तो बहुत किया है। पिछले जब से ये शुरू हुई कई नए लोग जुड़े हैं, तो उसके लिए उनका स्वागत भी है और धन्यवाद भी है। और कई नए लोगों ने और नए लोगों को जोड़ा है, तो उसके लिए भी उनका धन्यवाद। और आगे भी ऐसे जुड़ते रहिए और इसको शेयर करिए, लाइक करिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। और अपने सोशल मीडिया के स्टेटस पर भी लगाइए ताकि लोग जाने, विशेषकर इसलिए नहीं कि इस चैनल को सबको आगे बढ़ाना, बल्कि इसलिए भी कि अगर आप इस विधा से जुड़े हैं तो इसका प्रचार कहीं ना कहीं आप अपना भी प्रचार कर रहे हैं कि हाँ, जो आप बात आप बोल रहे हैं लोगों के बीच में, जिस विधा के साथ के माध्यम से आप लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं, वो विधा पर वैज्ञानिक चर्चाएं हो रही हैं और लोग इसको समझ रहे हैं, तो लोग भी आपसे और जुड़ेंगे कि नहीं, आप ही वे बात नहीं कह रहे हैं, और लोग भी कर रहे हैं और हम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। और कोई विशेष विषय पर आप लोग जानना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं, हम लोग इस विषय पर भी ले आएंगे। अगले हफ्ते फिर वैदिक नेचर क्योर के अगले कड़ी में हम जुड़ेंगे, अगले शनिवार रात 8 बजे। तो आज के लिए इतना ही। और जैसा कि लोगों ने कहा है, तो हम लोग जो कोर्स करना चाह रहे हैं, मैं बता दूं कि पंच प्राण की कोर्स अलग होगी, पंच कोश वाली अलग होगी, और ये नाड़ी वाले भी 3 कोर्स अलग अलग होगी। और मुख्यतः जुलाई लास्ट से लेके अगस्त के बीच में तीनों कोर्स शुरू हो जाएंगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो मेल पे अपना फीडबैक दे दे कि हम वो करना चाह रहे हैं, उनको डिटेल्स भेज दिया जाएगा। और बाकी लोग, जो नए लोग और जुड़ेंगे, और जो माध्यम है जिस माध्यम से आप लोग इस कोर्स से जुड़े हैं, तो उस माध्यम से, अलग अलग माध्यम से लोगों से संपर्क होगा, जुड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहें, स्वस्थ रहिए। और अब एक बार नए ढंग से सोचिए कि आप शरीर ही नहीं, आपके शरीर में नाड़ी है, लेकिन वो नाड़ी सिर्फ नाड़ी नहीं है, वो एक रास्ता है, एक जगह है जहाँ से आपके शरीर के अंदर की ऊर्जा का प्रवाह अलग अलग तरीक़ों से हो रही है। कहीं सीधे हो रही है, कहीं घूम के हो रही है, और वो आपके शरीर को अंततः, जिस शरीर को हम देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, या जिस शरीर को ही असल मान रहे हैं, उसके पीछे मूलतः वो ऊर्जा की जो गति है, वो गति आप महसूस करने के लिए कोशिश करिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए।